हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। इंडियन पॉलिटी की सीरीज के तहत आज हम देखेंगे क्लास नंबर 4। इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी हैं। 3 क्लास में हम मूल अधिकारों तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो हैं नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये 4 टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास से रिलेटेड जो MCQ सीरीज देखेंगे हम शनिवार के दिन देखेंगे। रूटीन हमारा वही चल रहा है, आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखते रहें। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की हिस्ट्री वाली सीरीज जो हमारी चल रही है उसको भी फॉलो करते रहें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें चल रहे हैं। अजय रावत जी की पुस्तक के माध्यम से हम कर रहे हैं। सेशन पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और PDF कहाँ से मिलेगी आपको? PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन है। लगातार सेशन से बने रहें तो आपके पेपरों की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ये जो भी हमारी क्लासें चल रही हैं पॉलिटी खासकर, ये आगामी वे सारी परीक्षाएं जिनमें हमारी GS पूछी जाती है, GS GK पूछी जाती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत डिटेल में नहीं समझाया जा रहा है, बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज का, नीति निदेशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य अगर पूछा जाता है हमसे तो इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, न कि न्यायालय द्वारा लागू करे जा सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यानी उनका हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। अगर नीति निदेशक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं हमें तो उनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे, तो ये वाद योग्य नहीं है। अगला पॉइंट, निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? यह कथन KT शाह जी का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने इस संबंध में कहा कि निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं कि पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं। अगला पॉइंट, आर्टिकल 38 के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, बनाने का प्रयास करेगा राज्य। अगला देखते हैं आर्टिकल 39 का A या क। इसके तहत सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा राज्य द्वारा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और यह अनुच्छेद महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांत को मूर्त रूप देने का प्रयास है, यानी जो गांधी जी का विजन था उसको ही फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 41, इसके तहत नागरिकों को काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 43, इसके तहत राज्य कामगारों के लिए न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। अगला आर्टिकल 44 देखते हैं। समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो केवल भारत में कहाँ लागू है अगर पूछते हैं तो ये केवल गोवा में लागू है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 46, ST व SC और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी अभिवृद्धि करने का अधिकार, या राज्य इसको अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 48, इसका संबंध कृषि एवं पशुपालन से है, जबकि आर्टिकल 48 का क या A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों या धरोहर को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 49। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 50 की तरफ। राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथककरण से संबंधित है। अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 350 को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। आर्टिकल 350 के क के तहत। अब आर्टिकल 351 में क्या है? आर्टिकल 351 के तहत हिंदी भाषा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं अगला,
मौलिक अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की तरफ, जो कि संविधान के भाग 4 के क में वर्णित है और आर्टिकल 51 के ए में। मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय ये लागू नहीं थे। अब इनको कैसे जोड़ा गया उसी के बारे में देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इनकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए अगर पूछा जाता है तो ये उद्देश्य या मौलिक कर्तव्य और रूस के संविधान से लिए गए हैं, यानी उनसे प्रेरणा ली हमने। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अगर पूछते हैं तो इनकी संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक यानी गार्जियन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। अगला पॉइंट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, यही क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि नागरिकों से इनके पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अब बढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका भाग 5 में। आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला पोर्शन आज हम देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी? विधायिका का काम अगर पूछा जाता है तो कानून बनाने का काम है विधायिका का। कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। कार्यपालिका का काम क्या है? इन कानूनों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी, एक होती है अस्थायी कर्मचारी जैसे हमारे सरकार के मंत्री, वो अस्थायी कार्यपालिका के हिस्से में। तो विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका इनको लागू करेगी। अब न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका देखेगी जो कानून बनाया गया है वो संविधान परक है नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ न्यायपालिका ये भी देखेगी जो कानून बनाया है विधायिका ने, कार्यपालिका उसको लागू कर रही है नहीं कर रही है। यानी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर नज़र रखने का काम करेगी न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हमारा कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो वो अगला देखते हैं, विधायिका का कार्य जनता के हित में कानून निर्माण करना है, वही चीज़ है। कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना है और प्रशासन संबंधी कार्य करना है। और न्यायपालिका क्या करेगी? इनकी जांच करेगी या इन पर नज़र बनाए रखेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और ये किस देश से ली गई है हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन से ली गई है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, उनको ज़रूर देखें। और उन तीनों क्लास की MCQ सीरीज भी हम लगा चुके हैं, इसकी भी लगाएंगे शनिवार के दिन। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जबकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। देखते हैं आर्टिकल 52, इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी शक्ति ब्रिटिश सम्राट के समान होती है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यता। ये भारत के नागरिक होंगे और जिनकी 35 ईयर एज कंप्लीट हो चुकी हो तथा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य इनकी योग्यता हो और किसी भी लाभ के पद पर यह आसीन न हो। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य या राज्यपाल हो तो इस पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं अगला आर्टिकल 57, इसके अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए यानी राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार हो सकता है ऐसा हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिख रखा। जैसे अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति केवल 2 बार चयनित होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई किसी भी बात का वर्णन नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 56, इसके तहत राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं और नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर इसे 6 माह के अंदर भरना होता है। अगला देखते हैं आर्टिकल 70। इसके तहत यदि राष्ट्रपति पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तब की कंडीशन क्या है, तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। यानी राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपति का अपने पद का त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति जी का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, जबकि 1.5 लाख रुपए प्रति माह उनको पेंशन प्रदान की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 60। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ किसमें दी गई है, आर्टिकल 60 में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 61। इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण है, यानी संविधान का उल्लंघन अगर करते हैं राष्ट्रपति तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक होती है। यानी अगर राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं तो इसकी सूचना हमने राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है कि हम आप पर महाभियोग की कार्रवाई कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ। आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 1992 से दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमने। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के पद के लिए प्रस्तावक कितने प्रस्तावक, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं, ये वही सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य इक्वल टू, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, इसको डिवाइड करेंगे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, और इसी के साथ साथ इस पूरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। यानी राज्य की कुल जनसंख्या को जब निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको हमने 1000 से एक बार फिर से डिवाइड करना है, तब जाके राज्य विधानमंडल में यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका मत मूल्य हमें प्राप्त होगा। राष्ट्रपति का चुनाव 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अब देखते हैं संसद के सदस्यों का मत मूल्य। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, समस्त राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य, यानी विधानसभा के जितने भी सदस्य प्राप्त हुए हैं उनके जो भी मत मूल्य हुआ है उसको जोड़ेंगे और इस पूरे को डिवाइड करेंगे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों से। संसद के निर्वाचित सदस्य कहने का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन की जमानत राशि 15,000 रुपये है। जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे तो उसकी ये जमानत यानी 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। आर्टिकल 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। इसके तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया जाएगा अगर विवाद होता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कुछ अधिकार और शक्तियों के बारे में जानकारी।
आर्टिकल 123 123 के तहत राष्ट्रपति को संघ व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित यानी पास होना आवश्यक है, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। जैसे विधेयक होता है वैसी ही शक्ति इसकी भी होती है अध्यादेश की। ये कब होते हैं? जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस प्रकार का बिल या अध्यादेश लाना देश के हित में है और संसद सत्र कार्य में नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत ऐसे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक प्रकार का कानून मान के चलें, लेकिन ये लागू कब होगा या ये कानून कब बनेगा? जब इसको हमारे संसद के सदन पास कर देंगे, क्योंकि किसी भी बिल को यानी अध्यादेश को या विधेयक को कानून बनाना है तो उसे लोकसभा में पास करना है, राज्यसभा में पास करना है, इसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रपति जी के साइन भी होने आवश्यक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति जी का नियंत्रण होता है। वह इसके आकस्मिक व्यय के लिए निधि से धन दे सकते हैं, जिसे संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 72 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी थल, जल और वायु। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि यानी उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंड की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इनके स्पेशल पावर्स हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई 2 माह की लिखित सूचना के आधार पर प्रारंभ हो सकती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर 3 तरह के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो या जेबी वीटो भी कहते हैं। अब इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो मंजूरी देते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, न ही अपनी अनुमति देते हैं, अनुमति से इनकार करते हैं, तो इस तरह के वीटो को जेबी वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया। 1986 में राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उस टाइम पे भारतीय डाक विधेयक पर इसी प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई थी। तभी से इस अधिकार को जेबी वीटो पावर कहा गया है। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देते हैं तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। एक और स्पेशल आर्टिकल है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परामर्श ले सकते हैं, जिसको मानने के लिए वह बाध्य नहीं होंगे। केवल परामर्श हुए लें, मानना है या नहीं मानना है ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित लिस्ट। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 13 मई 1962 तक। दूसरे राष्ट्रपति हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 3 मई 1969 तक। वीवी गिरी जी 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक। नीलम संजीव रेड्डी जी 77 से 82 तक। ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति भी हैं, पहले राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से 87। आर वेंकटरमन 1987 से 1992। शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से 97। के आर नारायणन जी 1997 से 2002। एपीजे अब्दुल कलाम जी 2000 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक। प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। और वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद जी 2017 से वर्तमान तक। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हमारे बने वीवी गिरी जी बने थे, लेकिन उनका राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के कारण न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 5वें राष्ट्रपति जी के निधन के बाद बीडी जत्ती जी ने भी तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। पहले थे वीवी गिरी जी, दूसरे हैं एम हिदायतुल्लाह जी और तीसरे हमारे बीडी जत्ती जी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे।
भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति व सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति चुने गए जाकिर हुसैन जी। राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना हुई थी वीवी गिरि जी के चुनाव में। भारत में सबसे कम उम्र के और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए जो प्रथम व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। देश के पहले सिख राष्ट्रपति और जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन जी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और लोकसभा के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। और भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश सम्राट के समान होता है, ये भी हम देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है जो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। रायसीना पहाड़ी आप याद रखें अरावली पर्वत का है, एक हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण दिल्ली में 1912 को शुरू हुआ। 1929 को यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ जबकि 1931 में से खोला गया है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था जिसके वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन के मुख्य इमारत पर 340 कमरे और सामने मुगल गार्डन स्थित है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ यानी उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। आर्टिकल 63 से 69 तक हमारे उपराष्ट्रपति की जानकारी है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अगला फैक्ट, उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा यानी किस देश से ली हमने, अमेरिका से ली है और इनका वेतन होता है 4 लाख रुपया। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आर्टिकल 66 इसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के समस्त सदनों के द्वारा होगा। निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे यानी विधानसभा और विधान परिषद का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष आवश्यक है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य इनकी योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जैसे राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक थे, यहाँ पर 20 हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में 20 अनुमोदक थे तो 50 अनुमोदक थे, माफ करें, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक आवश्यक हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे राष्ट्रपति की जो शपथ थी आर्टिकल 60 में दी है, तो आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम। जैसे हमने अभी राष्ट्रपतियों का देखा था, वो उपराष्ट्रपति का क्रम देखते हैं। हमारी जितनी भी क्लास होती हैं उनके पीडीएफ और लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। सेशन पसंद आए तो इनको ज़रूर शेयर करें। तो पहले उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1952 से 1962। दूसरे जाकिर हुसैन 62 से 67। तीसरे वीवी गिरि जी 1967 से 1969। चौथे गोपाल स्वरूप पाठक जी 1969 से 1974। पाँचवें बीडी जत्ती जी 1974 से 79 तक। छठे एम हिदायतुल्ला जी 1979 से 84 तक। सातवें वेंकट रमन जी 1984 से 87 तक। आठवें शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से 92 तक। नवे के आर नारायणन जी 92 से 97 तक। अगले कृष्णकांत जी 1997 से 2002 तक। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी 2002 से 2007 तक। 12वें हैं हमारे हामिद अंसारी जी 2007 से 2017 तक। और वर्तमान यानी 13वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी 2017 से वर्तमान तक। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति वीवी गिरि जी रहे और लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं और हामिद अंसारी जी रहे हैं, पहले और 12वें नंबर के। तो इसी के साथ आज की हमारी पॉलिटी की क्लासेस समाप्त होती है। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई जा रही हैं, तो सेशन बहुत ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको ही फ़ायदा होगा। ये क्लास हमारी जो पहले से हैं फ्री चलती थी, फ्री चलती ही रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। और सेशन लगातार चलते रहेंगे। उत्तराखंड का इतिहास भी चलते रहेगा, पॉलिटी का सेशन भी चलते रहेगा और अलग अलग सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट करे जाएंगे। और मैंने आपको बता ही रखा है, जैसे हमारे अजय रावत जी की जो उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं,
कुछ चैप्टर उसके कंप्लीट होंगे तो आपके लिए परीक्षा वाणी की सीरीज भी स्टार्ट करी जाएगी। उम्मीद है चौथा चैप्टर जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे अजय रावत जी का, तो उसके बाद मैं आपके लिए परीक्षा वाणी की सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उत्तराखंड पढ़ने के लिए परीक्षा वाणी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक साबित होती है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, तब जाके आपके सब्जेक्ट धीरे धीरे करके कंप्लीट होते रहेंगे। और साथ के साथ हम क्या करते हैं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं जैसे नीति निषेध तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनके लगाएंगे हम परसों को MCQ। तो तैयार रहें, सेशन बहुत ध्यानपूर्वक बहुत बढ़िया से देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।